नहीं, तुम सपेरे हो, तुम मेरे जीवन साथी नहीं बन सकते। न जाने कैसे मैं कल रात तुम्हारे इतने करीब चली गई। हमारे बीच जो हुआ उसे आज इसी वक्त भूल जाओ और अब मुझे नागलोक वापस ले चलो और कभी किसी को हमारी इस सुहागरात के बारे में कभी मत बताना। अलबेला एक बहुत ही उम्दा और आकर्षित दिखने वाला सपेरा था, जिसकी बीन की धुन से हर नाग नागिन मोहित होने के लिए विवश हो जाते थे। अलबेला कभी धरती लोक, कभी नागलोक तो कभी देवलोक जा जाकर अपनी बीन बजाने की कला का प्रदर्शन किया करता था। ऐसे ही एक दिन नागराज अलबेला को अपने दरबार में बुला कर कहते हैं, अलबेला सपेरे, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी बीन की धुन से कोई नहीं बच पाता, फिर चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली नाग नागिन क्यों ना हो। जी बिल्कुल सही सुना है महाराज आपने। कहने को तो नाग नागिन मुझसे नफरत करते हैं महाराज, तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नफरत करने जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बीन बजाना तुम्हारी कला है और वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, इसीलिए तुम अपनी कला दिखाते हो। अब बीन से नाग नागिन मोहित हो जाए तो इसमें तुम्हारा या उनका कोई दोष नहीं है। आपका ये बड़प्पन देखकर अच्छा लगा नागराज। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कल नागलोक में एक छोटा सा उत्सव है। हम चाहते हैं इस उत्सव की शान बढ़ाने के लिए तुम अपनी बीन बजाने की कला का कार्यक्रम करो। देखे तो सही, आखिर कितने नाग नागिन तुम्हारी बीन की धुन पर नाच सकते हैं। जी महाराज, जैसा आप कहें। जी, तब तक आप हमारे महल में आराम करें। नागराज की बात सुनकर अलबेला महल के एक कक्ष में आराम करने चला जाता है। तभी नागराज की पुत्री सुनैना, जो कि नागलोक की सबसे हसीन और शक्तिशाली नागिन थी, वो नागराज के पास आकर कहती है, पिताजी, आपने उस बीन बजाने वाले को अपने महल में पनाह क्यों दी? क्यों 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 बताइए मुझे। अरे बेटा, इसमें उत्तेजित होने वाली क्या बात है? वो मेहमान है हमारे। हमने खुद उन्हें कल के उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया है, तो जाहिर सी बात है पुत्री, वो हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे ना इन सपेरों पर कोई भरोसा नहीं है। क्या पता किसे मुँह कर उससे क्या करवा ले। खैर, अब जब आपने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या ही कहूँ। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है, पर उसकी सारी बातें छुपकर अलबेला सुन लेता है और कहता है, कितनी प्यारी है। ये कहने को तो मुझे पसंद नहीं करती है, पर इसके मुख से खुद के लिए कटु वचन सुनकर भी अच्छा लग रहा है। चलो अब तो कल ही मुलाकात करते हैं नागराज की बेटी से। इतना कहकर अलबेला कक्ष में वापस लौट जाता है और ठंडी आहें भरता हुआ सो जाता है। अगले दिन सुबह महल में उत्सव की तैयारियां की जाने लगती है। शाम होती है। नागलोक के सभी नाग नागिन नागराज के दरबार में आते हैं। तभी नागराज सभी को अलबेला के बारे में बताते हैं और उससे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहते हैं। जैसे ही अलबेला अपनी बीन बजाना शुरू करता है तो सभी नाग नागिन मोहित हो उठते हैं और मस्त मगन नाचने लगते हैं। तभी सुनैना बोलती है, कोई बीन बजाने वाले? जी कहिए, बीन की धुन पर नाचने वाली? जी नहीं, तुम्हारी बीन की धुन हमें मोहित नहीं कर सकती। पता नहीं है तुम्हें कौन है हम? जी नहीं पता। वैसे आप कौन हैं? इस नागलोक की सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली नागिन, जिसे कोई भी सपेरा अपनी धुन पर नहीं नचा सकता। अच्छा, ये बात है। पर ऐसा अगर हो गया तो? अगर ऐसा हो गया तो जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। ठीक है, फिर अच्छे से सोच लो एक बार। नागिन सुनैना। सोच लिया, चलो बजाओ बीन। सुनैना के कहने पर अलबेला दोबारा से बीन बजाना शुरू करता है। काफी देर तक तो सुनैना को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे उसका खुद पर से नियंत्रण खोने लगता है और वो बीन की धुन पर नाचना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद अलबेला बीन बजाना बंद कर देता है और कहता है, कैसा लगा मेरी धुन पर नाचकर सुनैना जी? हमें कुछ नहीं कहना। पर अब आपको आपका दिया वचन निभाना होगा। मांगो बीन बजाने वाले, क्या मांगते हो? बस आपका एक दिन। और कुछ है? हाँ ठीक है, तैयार हैं हम। पिताजी, अपनी शर्त के अनुसार हमें अलबेला के साथ एक दिन रहना होगा। उम्मीद है आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं पुत्री, जाओ अपना वचन निभाओ। नागराज की बात सुनकर अलबेला एक सीटी मारता है। तभी उसके सामने जादुई कालीन आता है और वो सुनैना की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, तो चले सुनैना जी। हमें तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है।
चलो। अलबेला मुस्कुराता हुआ कालीन पर चढ़ जाता है, जिसके बाद दोनों कालीन पर सवार होकर वहाँ से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों को सुबह हो जाती है। अलबेला सुनैना को नागलोक से कोसों मील दूर एक सुंदर नगरी में ले आता है, जिसे देखकर सुनैना कहती है, ये कौन सी नगरी है? ये कितनी खूबसूरत है। ऐसी नगरी तो मैंने बस अपने ख्वाबों में देखी है। आज आंखों के सामने देखकर तो तृप्ति मिल गई मन को। ये मेरी दुनिया है, मेरा घर है, जहाँ बस मैं अकेला रहता हूँ। अकेले क्यों? क्योंकि कोई नहीं है मेरा, तभी तो तुमसे एक दिन मांगा है, ताकि जीवन में एक दिन के लिए मैं खुशी महसूस कर सकूं कि किसी का साथ कितना हसीन होता है। अगर बुरा ना मानो तो एक बार तुम्हें स्पर्श करके गले लगा सकता हूँ। अलबेला की बात सुनकर सुनैना गुस्से से उसकी तरफ देखती है और गुस्से के बाद एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और वो अलबेला की तरफ बाहें फैला लेती है, जिसके बाद अलबेला सुनैना को जोर से गले लगा लेता है और दोनों सारा दिन एक साथ बिताते हैं। ऐसे ही दिन में सुनैना को अलबेला से प्यार हो जाता है और रात में दोनों एक दूसरे के प्यार में मदहोश हुए सारी हदें पार कर देते हैं और सुनैना अलबेला से कहती है, ये नहीं हो सकता। हम शादी से पहले सुहागरात कैसे मना सकते हैं? तुम एक सपेरे हो, मैं एक नागिन। हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी? क्या समझेंगे सब मेरे बारे में नागलोक में? मुझे अभी के अभी नागलोक वापस जाना है। कुछ गलत नहीं हुआ है सुनैना, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यदि हमने प्रेम की एक हद लांघ दी तो क्या हुआ? नहीं, तुम सपेरे हो, तुम मेरे जीवन साथी नहीं बन सकते। न जाने कैसे मैं कल रात तुम्हारे इतने करीब चली गई। हमारे बीच जो हुआ उसे आज इसी वक्त भूल जाओ और अब मुझे नागलोक वापस ले चलो और कभी किसी को हमारी इस सुहागरात के बारे में कभी मत बताना। अलबेला सुनैना को वापस से नागलोक ले आता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, ये लो सुनैना, जब कभी तुम्हें लगे कि हम एक हो सकते हैं या तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस अंगूठी को हाथ में डालकर मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर अलबेला वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। सुनैना उस खूबसूरत रात को नहीं भुला पाती जो उसने सपेरे के साथ गुजारी थी। कुछ वक्त बाद सुनैना की तबीयत खराब हो जाती है और वैद्य जी जांच के बाद बताते हैं कि सुनैना माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी सुनैना सबको उस रात और अपनी सुहाग रात की सच्चाई बताती है, जिसके बाद नागराज जैसे ही सुनैना को नागलोक से निष्कासित करने वाले होते हैं, तभी सुनैना अलबेला की अंगूठी की मदद से उसे बुलाती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर अलबेला कहता है, माफ करना नागराज, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, फिर चाहे वो अपने दुश्मन से ही क्यों ना हो। प्यार तो पाक होता है जो हर जिद को खत्म कर देता है और दुश्मनी को प्यार में बदल देता है। ये बच्चा मेरा है, मैं सुनैना और अपने बच्चे को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जानता हूँ आप सब ये होने के बाद सुनैना से उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे, इसलिए मैं अपना सपेरा होने का पद त्याग देता हूँ। आज से हम दोनों एक आम इंसान की तरह रहेंगे। इतना कहकर अलबेला अपनी बीन तोड़ देता है और सुनैना को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नागलोक में रहने वाली नाग नागिनों की रानी थी नागेश्वरी, जो काफी सुंदर थी। उसने नागलोक के सिंहासन को बखूबी संभाल लिया था। नागलोक में विलासिता की सभी चीजें भी मौजूद थी, जैसे कि मनोरंजन के लिए टीवी, फ्रिज, हर तरह के साज श्रृंगार और तो और फर्नीचर का सामान भी। सभी नाग नागिनें टीवी के आगे बैठकर डांस देख रहे थे। तभी नागलोक की रानी नागेश्वरी बोलती है, अद्भुत, चलचित्र पर इस अप्सरा को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। क्या नृत्य कर रही है ये सुंदरी। इसके इस नृत्य, इसकी इस चाल और अदा पर मैं तो फिदा हो गई। विश इस बार की शिवरात्रि पर हम नागलोक के वासी भी ऐसे ही नृत्य करेंगे। आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी नागरानी। मैं अपने मन में यही विचार कर रही थी। वैसे नागरानी, इस चलचित्र के माध्यम से हम नाग नागिनें कितना कुछ सीखते हैं ना। सत्य कहा, साथ ही ये चलचित्र हमारा मनोरंजन भी करता है। विश प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। चलो कुछ जलपान कर लिया जाए। नागेंद्र चलो। आप सब प्रस्थान कीजिए, मैं आता हूँ।
इतना बोलकर नागेंद्र नाग फिर से टीवी की तरफ मुड़ जाता है और नागिन की बात को लगातार अनसुना करता है। ये देखकर रानी नागेश्वरी अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग करते हुए टीवी बंद कर देती है और नागेंद्र बोलता है, मुझे पता था आप मुझे इसी तरह से विवश करोगी। इतना कहकर नागेंद्र उठ जाता है और सभी एक साथ नागलोक में बने भोजन गृह में जाते हैं और नागेश्वरी नागिन बोलती है, अब जाकर जान में जान आई है। आज का भोजन काफी स्वादिष्ट था। वो तो होना ही था नागरानी, आज मैंने इसमें और बाकी दिनों की तुलना में अधिक विष का मिश्रण किया है। समय गुजरता है। नागलोकवासी काफी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन नागिन अपनी प्रिय सखी विष के साथ नागलोक के कक्ष में बैठी हुई बोलती है, विश, क्यों ना आज हम भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक चले? बहुत दिन से हम वहाँ नहीं गए। हाँ, क्यों नहीं नागरानी, चलिए चलते हैं। दोनों नागिनें अपनी इच्छाधारी अवतार में पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में दोनों पृथ्वी लोक में कदम रखती हैं और नागेश्वरी बोलती है, हमारे इष्ट देव की करुणा भी कितनी अपार है। नागलोक के साथ साथ उन्होंने इस पृथ्वी लोक को भी कितना मनोहर और अद्भुत बनाया है। एकदम सत्य कहा नागरानी, ये हमारे भोलेनाथ की ही करुणा है जो हमें ये अलौकिक संसार, भांति भांति के अद्भुत पुष्प और रंग बिरंगे पंछी देखने को मिलते हैं। विष नागिन ये बोल ही रही होती है कि तभी दोनों की नजर हवाई जहाज पर पड़ती है, जिसे देखकर नागेश्वरी बोलती है, विश, ये कैसा पंछी है? इसके तो मुंह और कान भी नहीं है, बस बड़े बड़े पंख दिख रहे हैं। फिर भी इसमें इतनी तेज ध्वनि आ रही है और इसकी रफ्तार भी अन्य पक्षियों की तुलना में काफी अधिक प्रतीत हो रही है। नागरानी, ये कोई साधारण पंछी नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पृथ्वीवासियों का कोई नया यंत्र है। तुम्हें क्या लगता है विश? नागरानी, ये बड़ा सा दिखने वाला पंछी पृथ्वीवासियों के आगमन का ही एक साधन है जो आकाश मार्ग से कम समय में आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम सत्य कह रही हो। फिर तो मुझे भी एक बार इस पंछी में सवार होना चाहिए। इसमें विराजमान होने के लिए आपको इसी पृथ्वीलोक में बने विमान पतन स्थल पर जाना पड़ेगा। विमान पतन का तात्पर्य क्या है विश? नागरानी, पृथ्वीवासियों की आम भाषा में इस विकट प्राणी को हवाई जहाज कहते हैं। इसमें सवार होने के लिए आपको सर्वप्रथम टिकट लेना होगा, तभी आप इसका आनंद ले सकती हैं। वैसे विश, इस पंछी की बंद पेटी में एक बार में कितने मानव सवार होते हैं? नागरानी, इस वायुयान में एक बार में 50 से 60 मानव सवार होते हैं। अद्भुत, आश्चर्यचकित। इतना सा दिखने वाला ये पंछी इतना भार उठाता है? नागरानी, छोटी छोटी दिखने वाली वस्तुएं कई बार बड़े बड़े कार्य कर दिखाती हैं। ये वायुयान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसलिए हमें इतना छोटा प्रतीत हो रहा है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये पंछी? अंदाजे से बताओ विश। इतना कि हमारे नागलोक के सभी नाग नागिन एक बार में इसमें समा सकते हैं। अब तो मैं इस अद्भुत पंछी के अंदर जरूर सवार होंगी। विश, तुम नागलोक जाओ, मैं इसका आनंद लेकर आती हूँ। हवाई जहाज की खूबियों को सुनकर नागेश्वरी नागिन को उसमें घूमने का भूत सवार हो जाता है। नागेश्वरी के आदेश के अनुसार विष नागलोक चली जाती है और नागेश्वरी बोलती है, अब इससे पहले कि कोई मुझे मेरे इस नागिन अवतार में देखे, मुझे अपने नागिन रूप और वस्त्र को बदलना होगा। नागेश्वरी नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मानव अवतार में आती है और लोगों से पूछताछ करते हुए वो अपनी मंजिल यानी के रनवे पर पहुंच जाती है और बिना टिकट के ही हवाई जहाज में सवार होने की कोशिश करती है। तभी चेकिंग के वक्त एयर होस्टेस उसे रोकते हुए बोलती है, मैम, कैन आई सी योर टिकट प्लीज? ये विकट मानव बीना न जाने कौन सी अजीब भाषा का प्रयोग कर रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैम, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज शो योर टिकट्स। अरे हिंदी में तो बोलो। जी, अपने टिकट्स दिखाइए मैम, उसके बिना आप विमान के अंदर नहीं जा सकती। हे भोलेनाथ, इस उड़ने वाले पंछी में बैठने की उत्सुकता में मैं विश की बात तो भूल ही गई कि इसके लिए टिकट भी चाहिए होती है। क्या करूं? टिकट ना होने के कारण एयर होस्टेस उसे अंदर नहीं जाने देती। मजबूरन नागिन को वहाँ से वापस आना पड़ता है और वो गुस्से में बोलती है, जी तो कर रहा है अभी अपने नागिन अवतार में आकर अपना पूरा का पूरा जहर इसके अंदर उतार दूं। मुझे मेरे स्वप्न को आज और अभी पूरा करना है। क्या करूं क्या करूं?
टिकट कहाँ से लाऊं? नागेश्वरी नागिन ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है जिसके हाथ में हवाई जहाज का टिकट था। नागिन उसके पास जाकर उसे अपने जहर से बेहोश करते हुए उसका टिकट हाथ में लेकर हवाई जहाज के अंदर बैठ जाती है और एयर होस्टेस एक बार फिर से बोलती है, The plane is about to take off. Everyone fasten their seat belts. विमान अपनी उड़ान भरने को है। कृपया आप सभी अपनी सीट की पेटी को बांध लें। शुक्र है इस बार इसने अपनी अजीब भाषा के साथ मेरी समझ की भाषा भी बोली। हवाई जहाज में सवार सभी यात्री सीट बेल्ट बांध लेते हैं और नागेश्वरी बोलती है, मुझे इसे बांधने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन साधारण मानवों की तरह कमजोर नहीं। नागिन हूँ मैं, नागिन, शक्तिशाली नागिन। इस पंछी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। नागेश्वरी एयर होस्टेस की बात को नजरअंदाज करती है। तभी हवाई जहाज उड़ान भरना शुरू करता है और नागेश्वरी बोलती है, बचाओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे उतरना है। कोई रोको इस विकट प्राणी को, मुझे डर लग रहा है। मेरा मस्तिष्क भी भारी हो रहा है। What happened, मैम? Are you okay? मुझे नहीं बैठना है इसमें, मुझे नीचे उतार दो। मैम, आप इसमें एकदम सुरक्षित हैं। आपको कुछ नहीं होगा, डरिए मत। नहीं नहीं, मुझे इस पंछी की सवारी नहीं करनी। उसकी जिद के कारण एयर होस्टेस को उसे उतारना ही पड़ता है और नागेश्वरी नागलोक को रवाना हो जाती है, जहां उसकी प्यारी सहेली विश बोलती है, नागरानी, आपने उस वायुयान की सवारी की, कैसा लगा आपको? विश, तुमने उस बड़े से पंछी की जो भी खासियत बताई वो तो एकदम सत्य थी, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो आसमान में उड़ने वाला पंछी कितना खतरनाक है। उसने मुझे भयभीत कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गई। मतलब कि आप उसमें विराजमान नहीं हुई? नागरानी, आप निराश मत होइए, मैं आपके इस स्वप्न को जरूर पूरा करूंगा। पर कैसे? मुझे उसके उड़ान भरते ही डर लग रहा था। पता है नागेंद्र, मेरे सिवा कोई भी नहीं डर रहा था। आज मुझे अपनी नागिन शक्तियों पर शंका हो रही थी। मैं एक नागिन होकर डर गई और वो सभी मानव होकर भी नहीं डरे। विश, शीघ्र जाओ और नागरानी के लिए बर्फ कुटी से शीतल जल लेकर आओ। जी नागराज। नागेंद्र नाग की बात सुनकर विश फटाफट से फ्रिज से पानी लेकर आती है और नागेश्वरी नागिन पानी पीती है और नागेंद्र बोलता है, अब कैसा लग रहा है नागरानी? अब मुझे राहत महसूस हो रही है। चलिए फिर चलते हैं। कहाँ नागेंद्र? आपके स्वप्न को पूरा करने नागरानी। आपने इस नागलोक में हम नाग नागिनों के खुशहाल जीवन के लिए सब कुछ किया, ऐशो आराम की सभी चीजें भी उपस्थित करवाई, तो हम भला आपका ये स्वप्न कैसे अधूरा रहने देंगे? हाँ नागरानी, वैसे भी जब आप वायुयान में बैठी थी तब आप अकेले गई थी, पर अब हम आपके साथ हैं। हम नाग नागिन हैं और आप हमारे नागलोक की नागरानी। आपके चेहरे पर ये डर शोभा नहीं देता। तीनों अपना नाग रूप धारण करके एक बार फिर से पृथ्वी लोक के रनवे पर पहुंच जाते हैं और अपना भेष बदलकर हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। इस बार जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो नागेश्वरी आंखें बंद किए हुए मन में बोलती है, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। नागरानी आंखें खोलिए, हम बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। आश्चर्यजनक, हम तीनों सच में मेघों के बीच गुजर रहे हैं। विश, तुम खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? अपना नागलोक देखने की कोशिश कर रही हो नागरानी, क्या पता दिख जाए। मैं तुम दोनों की शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं अपने इस स्वप्न को अकेले पूरा नहीं कर पाती, इसलिए तो तुम दोनों मेरे सर्वप्रियजन हो। नागरानी, हम यहाँ वार्तालाप करने नहीं बल्कि हवाई यात्रा करने आए हैं। देखिए, हम आकाश के बीचों बीच में हैं, इसका आनंद लेते हैं। नागेंद्र की बात सुनकर दोनों नागिनें हंसने लगती हैं और इस तरह नागिन की हवाई यात्रा और स्वप्न सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है।